हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीओ क्लासेस। दोस्तों, आज है नवंबर 30, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, जो मतलब मेजर टॉपिक रहने वाले हैं। पहला रहने वाला है सुसाइड इन आवर फोर्सेस। देखिए, सीआरपीएफ सीएपीएफ वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल वो सुसाइड कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह आज का एडिटोरियल सेक्शन रहने वाला है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जिसको एक्चुअली में इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे फेस किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, अलग अलग कास्ट रिलीजन एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यह भी आज का एडिटोरियल सेक्शन रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि पहली बार हमारे चैनल पे हम लोग किसी न्यूज़पेपर के एनालिसिस में दो एडिटोरियल को एक साथ कवर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसीलिए दोनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर हम यहाँ पे देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हालांकि इस इंडेक्स के बारे में हम लोग ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस उत्तर प्रदेश के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इस इंडेक्स को अभी अभी नीति आयोग ने पब्लिश किया था। ये क्या है, इसका थोड़ा मामला हम पूरा देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल करेंसी बाय आरबीआई। इसको आज हम लोग इकोनॉमी सेक्शन से देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे डिजिटल करेंसी क्या होती है, आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी को जब लॉन्च करने वाली है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और कौन कौन से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये आज के कुछ मेजर टॉपिक रहने वाले हैं। इसके अलावा जो छुटपुट टॉपिक हैं वो भी हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपने फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज पे सबसे पहली जो न्यूज आपके लिए मैं लेके आया हूं वो यही है, हाउस क्लियर्स फार्म लॉज रिपील बिल, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ऑपोजिशन कॉल फॉर द डिबेट। कोई नया टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है। आप सब समझ गए हो कि विंटर सेशन अभी चल रहा था। विंटर सेशन में सरकार ने फार्म बिल को फाइनली रिपील कर दिया है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है और बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के उनको बेसिकली रिपील कर दिया गया है। रिपील मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फार्म बिल के ऊपर रिपील के ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक बढ़िया से वीडियो बना चुके हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जाके जरूर देखें। यहाँ कहीं ऊपर लिंक आएगा उसका, आई बटन वगैरह पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो कि पूरी मामला समझ में आ जाएगा। रिपील क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं रिपील करने के लिए, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसको करने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा 12 राज्यसभा एमपी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर सेशन। ये देखिए आज की न्यूज है और यही आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी है। एक्सप्लेन्ड सेक्शन हम लोग, मैं इस एनालिसिस में नहीं करवाऊंगा, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा अभी इस एनालिसिस के बाद में। तो वहां पे आप इसको देख सकते हो कि राज्यसभा के एमपीज को क्यों सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है, कौन कौन से रीजंस हैं, पास्ट में क्या कोई यहाँ पे एग्जाम्पल रहे हैं, क्या पास्ट में भी इनको किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है, इस बार थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग इसमें करेंगे। यही आज का आपका एक्सप्लेन्ड सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए आगे की जो हम लोग न्यूज करने वाले हैं उस पे हम लोग सीधा जंप करते हैं। कहां पे, पेज नंबर 8 के ऊपर, और यहां पे हमारा आता है अमंग पोल बाउंड स्टेट्स यूपी ट्रेल्स ऑन पॉवर्टी इंडेक्स, गोवा बेस्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अगर आप पहले ना इस टेबल को देखिए, टेबल को देखिए, यहां पे देखिए गोवा, पंजाब, एचपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाला है। तो नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी लॉन्च किया था और इन स्टेट्स के अंदर पॉवर्टी का क्या स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गोवा यहाँ पे बेस्ट है, गोवा, पंजाब, एचपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात और उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल लगभग 38% लोग वो पुअर माने गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। अगर आप रूरल एरिया में देखो तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, अराउंड 45% लोग हैं। अर्बन एरिया में 18% के लगभग, मतलब अर्बन एरिया में भी काफी पॉवर्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे फंसता है। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो डेटा वगैरह कलेक्ट किया गया है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2014 और 15 और 16 के डेटा के बेसिस पे इसको कलेक्ट किया गया है। बेसिकली देखिए, एक तो नॉर्मल पॉवर्टी होती है ना, उस नॉर्मल पॉवर्टी में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पॉवर्टी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे को इंक्लूड करते हैं, मतलब आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं। लेकिन इसका नाम ही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब कई डायमेंशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम लोग पॉवर्टी डिसाइड करते हैं। तो यहां पे बेसिकली 3 इंडिकेटर होते हैं पॉवर्टी को डिसाइड करने के। एक आपका होता है हेल्थ, एक होता है आपका एजुकेशन और एक आपका होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 इंडिकेटर के बेसिस पे पॉवर्टी निकाली जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये 3 तो जो है मेजर डायमेंशन हो गई, लेकिन छोटे-छोटे 12 इंडिकेटर ऐसे हैं जिनके बेसिस पे निकाला जाता है, जैसे न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। तो ये कुछ चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया उत्तर प्रदेश में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। तो नीति आयोग ने ये जो इंडेक्स बनाया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको खुद का इंडेक्स नहीं है, बेसिकली इंटरनेशनल इंडेक्स है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी निकालता है। यूएनडीपी और भी बहुत सारे इंडेक्स निकालता है जिसमें से ये भी एक है। यूएनडीपी अकेला नहीं निकालता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर इसको निकालता है। 2010 में इसको डेवलप किया था, तब से जो है हर साल इसको रिलीज किया जाता है। इसके अंदर वही है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बता दिया गया। उसके अलावा कुछ 12 अलग से इंडिकेटर होते हैं, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स वगैरह। मतलब किसी के घर में टेलीविजन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, बाइसिकल वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। किसी घर में जो है वो दीवारें हैं वो कच्ची हैं, पक्की हैं, रूफ कैसा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, पीने का पानी है कि नहीं है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उस घर के अंदर पॉवर्टी है कि नहीं है। तो बेसिकली नीति आयोग ने जो यूएनडीपी इंडेक्स निकालता है उसको एज इट इज इंडिया में अलग अलग सिटीज में इंप्लीमेंट किया, उसके बाद उसने ये इंडेक्स निकाला है। गोवा, पंजाब और ये कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसमें पॉवर्टी काफ़ी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे देखी गई है। हालांकि कोई सरप्राइजिंग नहीं है, हम सबको पहले से ही पता है कि यहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी है। उसका रीज़न क्या हो सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। खैर, आज के सीधा एडिटोरियल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में जो सबसे पहला वो यहाँ पे यही है कि प्रेजुडिस इन द स्कूल यार्ड। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है एक स्टीरियोटाइप करना, मतलब पहले से ही अपनी जजमेंट बना लेना उस इंसान के बारे में या उस रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, उस रीजन के बारे में पहले से ही अपनी धारणा को फिक्स कर लेना, इसे कहा जाता है प्रेजुडिस। एक प्रेजुडिस का आपको एग्जांपल देता हूं। जनरली ऐसा मतलब कि ये प्रेजुडिस है एक हरियाणा की सोसाइटी को लेके कि बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है और यहाँ पे वीमेन से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये भी एक तरह का प्रेजुडिस समझ सकते हो, लेकिन कहीं जब आप वहां पे एक्चुअल में जाके देखोगे तो शायद आपको लगेगा नहीं, इतना तो नहीं है जितना हमने आपने सोचा था। हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन उतना नहीं है। एक प्रेजुडिस ये भी हो सकता है कि साउथ इंडिया के लोग वो हर टाइम जो है वो इडली और डोसा खाते हैं, ये भी एक प्रेजुडिस है। लेकिन अब जब जब एक्चुअली में वहां पे जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, वो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें वहां पे कंज्यूम करते हैं। तो प्रेजुडिस का मतलब ये होता है कि जब आप उस चीज को जाने बिना पहचाने उसको एक्चुअली में ऑब्जर्व किए अपने मन में एक धारणा बना लेते हो। तो हमारे जो स्कूल होता है ना, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पे भी खूब सारा प्रेजुडिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने जिस एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, हालांकि पर्सनली अगर हम मुझसे पूछो तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिट बैठता नहीं है, लेकिन ठीक है, इन्होंने शुरुआत कर दी है। जैसे इन्होंने कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, अभी आर्यन खान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि ड्रग्स वाले केस में वो इन्होंने एग्जाम्पल दिया। दिवाली को जश्न रिवाज बोला गया था, वो भी काफ़ी हंगामा हुआ कि दिवाली को जश्न रिवाज क्यों बोला है। कोई एडवर्टीजमेंट थी वो फैब इंडिया की कि आपने दिवाली की शुभकामनाएं क्यों नहीं बोला, है ना। तो इस तरह के उसके अलावा सब्यसाची का भी एक एडवर्टीजमेंट हुआ था, मंगलसूत्र वाला। तो ये जो कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि पहले से ही लोग काफ़ी प्रेजुडिस बना लेते हैं। इस तरह की जब चीज़ें सोसाइटी में होती हैं तो इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट करते नहीं हैं, ऑलरेडी अपनी धारणाओं के बेसिस पे उसको नेगलेक्ट करना, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे स्कूल का क्या रोल हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, इस एडिटोरियल में ये कहना है कि जो भी लोग किसी चीज़ को लेके प्रेजुडिस बनाते हैं, किसी कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, किसी भी को लेके, उसकी शुरुआत एक्चुअली स्कूल में होती है। तो स्कूल में जब वो प्रेजुडिस एक बार बन जाता है आपके मन में, तो वो प्रेजुडिस आपके मन में हमेशा ही रहता है, आने वाली लाइफ में रहता है, वो इसके अंदर कहा गया है। तो कहता है कि स्कूल जो है ना, इट्स अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द लार्जर सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी होती है इसका एक छोटा सा रूप आप वहां के स्कूल्स में देख सकते हो। अगर सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होंगे, अगर सोसाइटी के अंदर प्रेजुडिस होंगे, तो वही प्रेजुडिस आपको स्कूल में भी नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो एक दलित गर्ल है, दलित गर्ल का जो एक्सपीरियंस होगा सोसाइटी में या और स्कूल में, डेफिनेटली वो एक ब्राह्मण बॉय से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है।
क्योंकि यह प्रेजुडिस आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यही प्रेजुडिस आपके स्कूल के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। अब स्कूल में क्या है, अलग अलग तरह के प्रेजुडिस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया कि स्कूल में हम लोग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, हालांकि जब आप स्कूल के यूनिफॉर्म देखते हो या असेंबली हॉल देखते हो या बहुत सारी चीजें देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो टीचिंग स्टाइल या वहाँ पे इवैल्यूएशन का जो स्टाइल है, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सब कुछ सेम है और स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ऊपर ऊपर से आपको देखने में लगेगा, लेकिन अब थोड़ा सा लेयर के नीचे जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि स्कूल के अंदर भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा शानदार दिया गया है। जैसे मान लो कोई बच्चा टॉपर है ना, उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो उसको दूसरे बच्चों से अलग किया जाता है, जिन्हें बेसिकली वीकर सेक्शन कहते हो। कई स्कूल में आपने ऐसा देखोगे, वहां पे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं कि टॉपर्स का सेक्शन होता है, कि मिडिल का सेक्शन होता है, बिल्कुल लोअर जो मतलब रद्दी बच्चे होते हैं बेसिकली उनका माना जाता है, उनका सेक्शन होता है। तो ये क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हो ना। अब आपने नंबर के ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि वो उसके नंबर के कम आने के रीजन भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना। किसी बच्चे की घर की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, उसके मम्मा बाप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उसके पास कितना पैसा है, वो प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें मिलके उस बच्चे के नंबर डिसाइड करते हैं। अब उन चीजों को तो आप कंसिडर कर नहीं रहे हो कि उसकी फैमिली हालत कैसी है ना। आपने सिर्फ उसके नंबर के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तो यहां पे ये बहुत गलत चीज है। अगर आपको नंबर के ऊपर बच्चे का लेवल डिसाइड करना ही है, तो आप उसकी सोशल कंडीशन भी देखिए, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस भी देखिए। तो इन सारी चीजों को स्कूल में जो है कंसिडर किया जाता है और उसका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक जिसकी वजह से प्रेजुडिस डेवलप हो जाता है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी कई जगह पे इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि जैसे किसी पर्टिकुलर कास्ट को जो है अलग तरीके से दिखाया जाता है। वीमेन को जब स्कूल की टेक्स्ट बुक वगैरह में दिखाया जाता है, उनको अलग तरीके से दिखाया जाता है, बहुत स्ट्रोंग नहीं दिखाया जाता, जेंडर स्टीरियोटाइप किया जाता है। डिसेबिलिटी जो जिनको होती है, इनके जो जो हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उनको एक अलग तरीके से पुअर लाइट में उनको दिखाया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी। लोअर कास्ट की महिलाओं को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्राइबल लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग तो बहुत इन्फीरियर हैं और वो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, है ना, बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें आप बच्चों को टेक्स्ट बुक में दिखाओगे, अलग अलग जेंडर को लेके, कास्ट रिलीजन वगैरह को लेके, तो डेफिनेटली उसी प्रेजुडिस को बच्चे आगे भी डेवलप करेंगे, जो कि काफ़ी एक खतरनाक होता है बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई गई है कि हम लोग सोसाइटी में जो सच्चाइयां हैं उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इन द सेंस, जैसे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता है, लेकिन स्कूल में ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि अरे स्कूल में तो सब कुछ ठीक है। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। मान लो एक दलित बच्चा है, जब वो स्कूल से बाहर जाता है, अपने गांव में या शहर में जाता है, तो उसको हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लेकिन जब भी वही बच्चा स्कूल में आता है, तो उसको पढ़ाया जाता है कि नहीं, कास्ट तो है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। तो उस बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन वही जब आदमी बाहर जाता है, बच्चा स्कूल में बाहर जाता है, वो देखता है कि यार वहाँ पे तो जो कैप, जो सर पे कैप पहनते हैं, मुस्लिम कैप मतलब जो होती है, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो टीका लगाते हैं अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, जो क्रॉस पहनते हैं अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सोसाइटी के बाहर ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है, स्कूल में उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसी कई सारी स्टडी की गई हैं पहले, जैसे नाजिया इरम ने की थी, उनके बुक भी लिखी उन्होंने, मदरिंग ऑफ द मुस्लिम्स, और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम बच्चे होते हैं स्कूल में उनको टेररिस्ट बुलाया जाता है, दूसरे बच्चों के द्वारा पाकिस्तानी बुलाया जाता है। या फिर जो दलित जो बच्चे होते हैं, जो गाँव में बिल्कुल बाहर रहते हैं, गाँव से बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, उनको बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वही बच्चे जब सोसाइटी में उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं सब कुछ एकदम शानदार तरीके से हो रहा है। तो ये बच्चे के मन में ना एक बड़ा ही उथल पुथल बना वाला ये माहौल यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह के प्रेजुडिस जो है वो स्कूल में ही बना दिए जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में इसने बताया था कि इसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनाई गई है, इसमें दोबारा से उन चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें की गई थी, दोबारा से उनको नेगलेक्ट यहाँ पे कर दिया गया है। बेसिकली कुछ-कुछ उसके बारे में बताया, बहुत अच्छे से नहीं बताया। मुझे लगता है थोड़ा स्पेस की शायद कमी रही होगी इस एडिटोरियल को लिखने में।
इसलिए बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये लोग। खैर, जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, ग्राउंड पे बिल्कुल चीज़ें अलग होती हैं। स्कूल में बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, सोसाइटी में बच्चे वही अलग तरह से चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जब अपने घर पे जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं ना। तो यही बताया गया है कि जो सोसाइटी में प्रेजुडिस होते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आइडेंटिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल में ये चीज़ें भी पढ़ाई जानी चाहिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सीधी-सीधी सी बात ये है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दैट एडिटोरियल। ठीक है जी? चलिए, अब बात करते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल में। ब्रोकन बॉन्ड्स की बात कर रहा है तो सीएपीएफ या सीआरपीएफ यहाँ की वो बात कर रहा है। देखिए अभी-अभी कुछ दिन पहले का ही एक इश्यू हुआ था कि एक कांस्टेबल थे जिनका नाम था रितेश रंजन। इन्होंने सोते हुए सुबह के 3 बजे, साढ़े 3 बजे अपने ही दोस्तों के ऊपर गोलियाँ चला दी, जिसमें से 4-5 लोग वहाँ पे मर गए। उसके अलावा वो बीएसएफ में भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होती रही। सीआरपीएफ में भी 18 लोगों की डेथ हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो 2016 में 29 सीआरपीएफ पर्सोनल ने सुसाइड किया था। आप ध्यान रखो 2016 में 29 मतलब 29, यही संख्या बढ़ के अभी लास्ट ईयर 60 हो गई। मतलब साल दर साल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर सुसाइड की रेट्स बढ़ रही हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सालों पहले योगा को इंट्रोड्यूस किया गया था कि योगा करवाया जाएगा, मेडिटेशन वगैरह करवाया जाएगा। हालांकि उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ नहीं। एक तो सॉल्यूशन ये था। दूसरा सॉल्यूशन ये था कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके मोबाइल नंबर वगैरह वहाँ की मेस में या कैंटीन वगैरह में उसको मतलब लिखा गया था। तो अगर कोई किसी सैनिक को, किसी सिक्योरिटी पर्सनल को अगर कोई पर्सनल समस्या है या कोई छेड़खानी कर रहा है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर कुछ भी है, तो वो सीनियर ऑफिसर से डायरेक्ट फोन पे बात कर सकता है। एक ये भी सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे निकाला था। तीसरा सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ ये निकाला गया था कि सीनियर जो पर्सनल होते हैं, आप उनके साथ पर्सनल जाकर इंटरव्यू कर सकते हो। तो आप उनको आपके मन के अंदर जो भी चीजें हैं आप उनको बता सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो, जिससे जो है आपको स्ट्रेस थोड़ा सा बेसिकली कम हो जाएगा। लेकिन इन सारे के सारे स्टेप्स उठाने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे नहीं निकला। और अभी जो सुकमा वाला इंसिडेंट हुआ है, यही दिखाता है कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस के अंदर हैं। अब इस स्ट्रेस का कारण क्या है? देखिए, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है वर्कलोड। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा होने का रीज़न पता क्या है? वो यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे हमारी फोर्सेस के अंदर हैं। वैकेंसी ना होने की वजह से जो थोड़े पर्सनल होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा काम निकलवाया जाता है, जिसकी वजह से उनको वर्कलोड होता है, उनको टेंशन होती है। ठीक है? देखिए क्या कहता है कि हमारे ऑफिसर्स को साल में 2 बार भी घर पे भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब डिफेंस पर्सनल की, जैसे मैं आर्मी की बात करते हैं ये लोग, आर्मी में 60 दिनों की आपकी एनुअल लीव होती है, उसके अलावा 30 दिन की आप कैजुअल लीव ले सकते हो। इसका मतलब अगर आप आर्मी में हो तो आप 90 डेज की 1 साल में लगभग लीव ले सकते हो। लेकिन सीएपीएफ वाले क्या करते हैं? सीएपीएफ वालों को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती हैं और 60 दिन की उनको अलग से पेड लीव मिलती हैं। आपको दिखने में लगे तो ये टोटल कितना हो गया? 75 डेज हो गया। आर्मी में कितना हो गया? 90 डेज हो गया। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 15 दिन का फर्क है। ये तो अभी आया है, 1979 से पहले सिर्फ और सिर्फ 34 डेज हुआ करते थे। तो 90 में और 34 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि भैया वैकेंसीज़ आप भरिए। अगर आपको रेगुलर सॉल्यूशन चाहिए बढ़िया, तो आप वैकेंसी को फुलफिल कीजिए। अगर आप सीपीएफ की बात करिए तो इस समय सीपीएफ में 2019 की इन्होंने डेटा दिया है, 1,27,120 वैकेंसी भरी हुई हैं। मतलब भरनी है, खाली हैं। सीआरपीएफ में खुद 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। बीएसएफ के अंदर भी जो है लगभग 28,000 के ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिनमें से गैजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी ही लगभग 500 के बराबर है। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी जब वहाँ पे होंगी तो डेफिनेटली वर्कलोड तो उन्हीं के ऊपर आएगा जो बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे ये रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पे है कि जो फोर्सेस होते हैं ना, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता। बॉन्ड क्यों नहीं बनता? क्योंकि लगातार उनकी कमांडर्स चेंज होते रहते हैं। अब जब लगातार हर 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कमांडर चेंज होंगे, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, मतलब उसके जो जूनियर्स हैं, उनके अपने कमांडर से बॉन्ड कैसे बनेगा?
ऐसा भी देखा गया है कि सीआरपीएफ सीएपीएफ पर्सनल को 2 3 4 महीने में अलग अलग कमांड उसके कमांड के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके में क्या होता है कि वो लोग नए उनको हर बार जाके नए फ्रेंड बनाने पड़ते हैं और इतना आसान नहीं होता है ना। तो उनकी जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है अपनी कमांड के अंदर वो कम हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से ये इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है बड़ी शानदार, सूबेदार मेजर की एक पोस्ट होती है। ये सूबेदार मेजर की पोस्ट पता क्या काम करती है? जो बहुत सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं और जो जूनियर ऑफिशियल्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग का काम करते हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो अगर किसी सिक्योरिटी पर्सनल को कोई प्रॉब्लम है तो वो सूबेदार को बता सकता है, सूबेदार उसको जो है सीनियर्स के साथ शेयर कर सकता है कि सर इस तरह से जो है उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। अभी सूबेदार की पोस्ट को काफी जगह से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो सूबेदार मेजर की पोस्ट को भी आपको भरना पड़ेगा। तीसरा एक और जो यहाँ पे रीजन, वही बॉन्डिंग वाला लगभग यहाँ पे रीजन बताया गया है कि बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। 1/3 पर्सनल को टाइम टू टाइम ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, और जिसकी वजह से माहौल नहीं बन पाता। तो आप जब नई जगह पे जाते हो तो वहाँ के सैनिक जो हैं या जो पर्सनल हैं वो उनको मोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना, किसी तरह का। तो ये चीज़ वहाँ पे कही गई है। एक सोल्यूशन यहाँ पे निकाला गया था चौपाल वाला, कि सीआरपीएफ पर्सनल जो है हफ्ते में 10 दिन में जो है एक चौपाल करेंगे, जिसमें वो लोग बैठेंगे और खुल के अपने दिल की बात करेंगे। अब सोच के देखिए कि जब सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो खुल के कोई कैसे बात कर सकता है? क्योंकि अगर आप खुल के पर्सनल बातें उनको शेयर करने लगोगे, पर्सनल घर पे क्या प्रॉब्लम है, पड़ोस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको डेफिनेटली उनका मजाक उड़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि खुल के चौपाल में बात नहीं होगी भैया, आप 1 to 1 उनसे बात कीजिए और प्राइवेसी को इंश्योर कीजिए कि जो आप बात बता रहे हो अपने सीनियर को या किसी भी मतलब जो हेल्प कर रहे हैं उनको, जब भी आप कोई बात बता रहे हो तो वो बातें कहीं लीक नहीं होंगी, क्योंकि खुल के आप ओपन में नहीं बता सकते, क्योंकि वही दोस्त आपका वही लोग आपके आपके जो कलीग्स हैं आपका मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं के सामने आप पर्सनल बातें नहीं बता सकते। देखिए सुकमा के अंदर यही अभी एक रीजन बताया गया है कि सुकमा में उसने इसीलिए गोलियां चलाई क्योंकि उसकी वाइफ को लेके, और उसको उसकी नई नई शादी हुई थी ये रितेश की, इसकी वाइफ को लेके और इसको लेके काफी ज्यादा इसका मजाक उड़ाया जाता था इसके कलीग्स के द्वारा, और इसने एक दिन जो है गुस्से में आके उनके ऊपर गोलियां जला दी। तो कई लोग उसमें घायल हो गए, कई लोग उसमें मर गए। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे नोटिस की जानी चाहिए। तो कुछ रीजंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए, रीजंस के अलावा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन भी डिस्कस कीजिए। आप अपने एंड पे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर करने के। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ मेडिटेशन वगैरह का वो भी उन्होंने चलाया है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हरियाणा से एक न्यूज़ है, कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में संधाई विलेज के अंदर एक पुराना कोई बहुत किला रहा होगा, उस किले के अंदर कुछ सिक्के पाए गए थे। बाद में जब सिक्कों को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि भैया 1600 साल पुराने वो सिक्के थे। तो वहाँ पे एक पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा खुदाई वगैरह वहाँ पे की, तो कुछ अवशेष वहाँ पे मिले हैं। तो वहाँ पे पहले के क्या है ना कि सरस्वती रिवर वो बहा करती थी यमुनानगर, और फिर वो राजस्थान में जाती थी। सरस्वती के किनारे बहुत सारी सेटलमेंट हुआ करती थी। बाद में जब सरस्वती रिवर ड्राई हो गई तो वो सारे के सारे जो आसपास के गांव थे या सेटलमेंट थी वो भी वहाँ पे बंद हो गई थी बेसिकली। ठीक है, उसके बारे में है आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जो है हाउ व्हेन एंड एमपीज आर सस्पेंडेड। देखिए अभी ऐसा हुआ ना कि विंटर सेशन में राज्यसभा के 12 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया इस सेशन के लिए। तो ये पूरे का पूरा मामला इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, अलग से वीडियो आएगी, चिंता मत करिए। आज शाम तक मतलब अभी थोड़ी देर के बाद तो इस पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी, तो इसको यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है। एक और यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन से न्यूज आती है, वो बोलता है कि आरबीआई फॉर द वाइडनिंग स्कोप ऑफ द बैंक नोट टू इंक्लूड डिजिटल करेंसी। तो समझने की बात ये है, अभी आपके हाथ में किस तरह के पैसा होता है। आपके पास जो है रुपया होता है, ठीक है, आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, आपके पास ना आपके मोबाइल फोन में जो है आपकी जो है वॉलेट होता है, पेटीएम एंड ऑल दैट। इस तरह का पैसा भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी की जैसी ही एक और डिजिटल करेंसी आरबीआई खुद लॉन्च करेगी, जिसका नाम होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है दोस्तों। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बाकी डिजिटल करेंसीज काम करती हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, ये जो भी है। ठीक है,
क्योंकि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो सरकार चाहती है कि इस बेनिफिट को हम भी उठाएं। जैसे आप फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह होती है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो काफ़ी फास्ट की जा सकती हैं और काफ़ी सिक्योर भी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब इसको हैक वगैरह करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब हो ही नहीं सकती, लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ये कुछ सारे बेनिफिट हैं जो आरबीआई उठाना चाहती है। लेकिन आरबीआई अभी जो बिटकॉइन वगैरह को इलीगल डिक्लेयर करना चाहती है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। तो आरबीआई एक ऐसी करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहती है जिसको आरबीआई या सरकार खुद कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर अमेंडमेंट किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि सरकार अभी विंटर सेशन में एक कानून लाने वाली है जिसमें कुछ सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शंस तो वहां पे रहेंगी, लेकिन मोस्टली इनको बैन किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि भैया हम लोग खुद अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाले हैं। तो वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह का मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। ठीक है, इसके बेनिफिट यहाँ पे मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो सकती है, डोमेस्टिक बेनिफिट में आपको मिल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये हैं। तो बिटकॉइन को जो है रिकॉग्नाइज करने का कोई मूड नहीं है सरकार का, ना ही आरबीआई का है। तो लोग जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, समझ में नहीं आता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कल भी हम लोगों ने जो किया था, एडिटोरियल सेक्शन किया था, उसमें भी हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है तो आप कल के न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हो। वहां पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी। खैर, कुल मिला के पूरी बात का समरी और जिस्ट यही निकलता है कि आरबीआई फ्यूचर में क्या, बड़ा जल्दी ही एक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। तो हम सभी के मोबाइल फ़ोन में एक डिजिटल करेंसी भी होगी, आरबीआई अप्रूव्ड होगी और आरबीआई ही रेगुलेट उसको करने वाला है। ठीक है, तो यही थी आज की कुछ खास न्यूज़, और तो बाकी कुछ मुझे लगा नहीं। एक्सप्लेन सेक्शन एक अच्छा दिया हुआ है आज का, तो जिसको हम लोग अलग से एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यही है आज के लिए। अगर आपको हमारी एनालिसिस ठीक ठाक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और अगर आपको पसंद आती है तो कम से कम कमेंट सेक्शन में ये बता दिया करो आपकी आज की एनालिसिस कैसी लगी। क्या इसके अंदर हम लोग और चीजें ऐड कर सकते थे, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मतलब बेसिकली आपको अपना फीडबैक देना है। तो फीडबैक आप वहां पे दे सकते हो, हम लोग क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं। पॉसिबल रहा तो इंक्लूड करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बनाते हैं। अगर आप ही हमें फीडबैक नहीं दोगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, है ना। आपको खुद के लिए अगर बेनिफिट चाहिए तो जरूर जरूर आप अपने सजेशन वहां पे दे सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बढ़िया एनालिसिस लेके आते हैं। दोस्तों को बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।